नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 का हम लोग एमसीक्यू करेंगे और उस एमसीक्यू के मदद से आपके जो बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम है जो रिसेंटली अभी 7 अगस्त से स्टार्ट होगा, वहाँ पर आपको काफ़ी बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। अब ये देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट वाइज तरह से आपके लिए क्वेश्चन अरेंज किए हुए ताकि आपका चैप्टर का सारा चीज रिवीजन भी हो जाए। सबसे पहला स्टेटमेंट देखिए क्या है कि टिंचर आयोडीन आयोडीन और अल्कोहल का विलयन है, यानी कि जो टिंचर आयोडीन है, आयोडीन और ये अल्कोहल को मिलाकर बनाया जाता है। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। इस टिंचर आयोडीन का यूज क्या है हमारा, इसका अगर आप इस्तेमाल देखिएगा तो एंटीसेप्टिक के रूप में आपको यहाँ पे ज्यादा यूज दिखेगा। तो ये टिंचर आयोडीन जो बनाया जाता है, ये आयोडीन और अल्कोहल को मिलाकर ही बनाया जाता है। ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का विलयन होता है, ठीक है, जो कि आपको जितना भी जैसे कुछ भी एंटीसेप्टिक मतलब अगर चोट वगैरह कहीं पे लग जाता है, कुछ जल वगैरह जाता है, तो वहां पर इसी टिंचर आयोडीन का पेस्ट जो हम लोग लगाते हैं, मलहम जिसको कहते हैं हम लोग। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, वात युक्त यानी कि एरेटेड पेय में कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है। वो जो देखिए, वो जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आप देखते हैं, और ऐसा कई सारा चीज होता है जहां पर आपको दिखता होगा CO2 का यूज किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ये हमारा दोनों स्टेटमेंट क्या है, जैसे वातयुक्त पेय में आपका क्या क्या आएगा, जैसे कि आप जो सोडा पीते हो, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो आप देखते हो, कोक वगैरह में मिला करके हम लोग यूज करते हैं, इसका दोनों आंसर सही हो जाएगा आपका। ये स्टेटमेंट नंबर सी और यानी कि ये 1 और 2 दोनों हमारा करेक्ट है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे इसके थोड़ा व्याख्या अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं कि दोनों कथन सही है, यानी आयोडीन और अल्कोहल को मिलाकर हम टिंचर आयोडीन, ये तो हम बता चुके हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है कोलाइडल कोलाइडल विलयन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब देखिए, सबसे पहले समझिए कि कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है। कोलाइडल विलयन के बारे में अगर आप देखें तो किसको कहते हैं, कोलाइडल एक ऐसा विलयन होता है जो ना समांगी कह सकते हैं, ना उसको आप पूरी तरह से विषमांगी कह सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए क्या पूछ रहा है, यह विलयन समांगी होता है, बिल्कुल गलत है। अभी आपको मैंने बताया कि समांगी और विषमांगी नहीं। समांगी और विषमांगी समझते हैं, ये एक प्रकार के मिश्रण के प्रकार होते हैं। मिश्रण मतलब जब दो चीजों को आप मिलाते हैं, जब दो या दो से अधिक तत्वों को हम मिलाते हैं और उसका कोई रेशियो फिक्स ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। जबकि दो या दो से अधिक तत्वों को अगर हम मिलाते हैं और उसका अगर रेशियो फिक्स है, मिलाने का दर फिक्स है, तो उसको हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। जबकि तत्व जो है सबसे शुद्धतम पदार्थों से मतलब कि जब से जो तत्व होता है सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में माना जाता है। तो मिश्रण आपका दो तरह का हो सकता है, एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में क्या होता है कि चीजें बिल्कुल घुल जाता है कंप्लीटली, जबकि विषमांगी मिश्रण में चीजें बेहतर तरीके से नहीं घुल पाता है, यानी कि उसके जो दाने हैं आपको देखने को मिलता है वहां पे। तो समांगी में पूरी तरह से चीजें घुल जाएगा, और जबकि विषमांगी में पूरा तरह से कंप्लीटली नहीं घुलता है। तो कोलाइड विलयन के संदर्भ में यह विलयन समांगी होता है, नहीं समांगी। जैसे अब आप समझिए पहले, विषमांगी में जैसे हवा, वायुमंडल जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल दीजिए। वायुमंडल अगर प्योरेस्ट फॉर्म में है तब तो वो हमारा समांगी, क्योंकि वहां पर रेशियो फिक्स है कि ऑक्सीजन इतना होगा, नाइट्रोजन इतना होगा, बाकी वगैरह वगैरह। लेकिन जो हमारा वातावरण है वो सभी जगह अलग अलग है, यानी जो हवा है, जो वायु है, वो अपने आप में कोलाइड तो कहलाएगा, लेकिन ये विषमांगी कहलाएगा, क्योंकि उसकी मात्रा अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है। तो पहला वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कोलाइडल कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो कोलाइड पार्टिकल्स होते हैं, जैसे आप देखिएगा
आप कभी देखिएगा जैसे कोई पुराना घर वगैरह झोपड़ी वगैरह में, झोपड़ी में अगर कहीं पर छेद होगा और उससे जब लाइट आता है उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स आपको तैरते हुए दिखाई पड़ेगा। वो पार्टिकल्स हवा में मिक्स हो चुका है पूरी तरह से, और वो पार्टिकल देखिएगा वो लाइट को स्कैटर्ड करता है, यानी उधर से लाइट को लाता रिफ्लेक्ट करता है। इसी वजह से देखिएगा उस छोटे से छिद्र से जो धुआं मतलब जो लाइट आता है, उस लाइट के कारण से पूरा जो रूम है वो आपको अच्छे से दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि वो लाइट जो छोटे छोटे कण है वो क्या कर रहा है, प्रकाश को परावर्तित कर रहा है, यानी उसके अंदर जो कण है वो रिफ्लेक्शन करता है, और इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, वो किरणों को फैलाते हैं, एक्सपेंड करते हैं। तो ये वाला तो गलत हो गया, दूसरा वाला हमारा बिल्कुल सही है। यह विलियम टिंडल प्रभाव, वही टिंडल इफेक्ट, जो लाइट को स्कैटर्ड जो कराता है उसको हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। दूध तथा पानी का मिश्रण को हम कोलाइडल विलयन कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दूध और पानी पूरी तरह से ठीक से मिक्स हो जाता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3 और 4, यानी ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसका अगर थोड़ा बहुत आपको अगर एक्सप्लेनेशन देखना है तो यहाँ पे देखिए पूरी तरह से यहाँ पे समझाया हुआ है, क्या बताया हुआ है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कोलाइडल विलयन विलयन तथा निलंबन से अलग होता है, ना ये सॉल्यूशन है और ना ये सस्पेंशन है। विलयन एक समांगी मिश्रण होता है जिसके कण आकार में बहुत छोटे होते हैं, ये कण प्रकाश को फैला नहीं पाते हैं। देखिए विलयन यानी कि सॉल्यूशन, सॉल्यूशन एक समांगी मिश्रण होते हैं जिसके कण आकार में बहुत छोटे होते हैं और ये कण प्रकाश को फैला नहीं पाते। जैसे देखिए जो चीज आप पानी के अंदर घुलाएं अगर उसके पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं तो वो लाइट को स्कैटर्ड नहीं कर पाएगा। निलंबन, जबकि निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, इसके कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। किसकी तुलना में, अगर हम विलयन और निलंबन की बात करें तो विलयन के कण की तुलना में निलंबन के कण का साइज थोड़ा ज्यादा होता है, और जो आंखों से आप देख भी सकते हो, ये निलंबित कण प्रकाश को फैलाने में सक्षम है। अगर पानी के अंदर जो पार्टिकल्स है, अगर वो पार्टिकल्स का साइज अगर थोड़ा सा बड़ा होगा तो आसानी से वो लाइट को स्कैटर्ड करेगा, और जिसके कारण से प्रकाश का मार्ग दिखाई पड़ेगा। जैसे हवा, किसी कमरे में जैसे मान लीजिए कि पूरा जो एयर है, हवा है, और जब वो लाइट आता है तो हवा के अंदर जो धूल कण है, जो डस्ट पार्टिकल है, वो आप लाइट के माध्यम से आप प्रॉपर तरीके से आप देख पाते हैं। कोलाइड अथवा कोलाइडल विलयन के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह विलयन समांगी प्रतीत होता है। आपको सबसे पहला लाइन में आप देख लीजिए, तो ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो विलयन से और निलंबन से थोड़ा अलग है। विलयन में कण का जो आकार है, जो कण का आकार है वो काफी छोटा है, इतना छोटा है कि दिखाई नहीं पड़ता है, जबकि निलंबन में कण का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है। यानी कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसके पार्टिकल्स ना बहुत ज्यादा छोटा होता है और ना ही बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो इन दोनों के बीच, यानी कि विलयन और निलंबन के बीच ये जो है वो करता है। ठीक है, लेकिन वास्तविकता में यह विलयन विषमांगी मिश्रण ही कहलाएगा। अतः कथन एक गलत था, वो तो बता ही दिए। कोलाइडल कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं, और प्रकाश की किरण को इन कणों द्वारा फैलाना ही क्या कहलाता है, टिंडल इफेक्ट। पूछ लेगा आपसे एग्जाम में कि टिंडल इफेक्ट क्या है, तो जो हवा में जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, या वैसा कण जो प्रकाश के कण को यानी कि लाइट को रिफ्लेक्ट करने की कैपेसिटी रखता है, उसको हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। इसी तरह क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी की किताब से बीच बीच से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, टिंडल नामक, चूंकि इसका इफेक्ट इसलिए पड़ा क्योंकि टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। अतः कथन 2 और 3 यहाँ पे क्या बता रहा है, ये कुछ गड़बड़ कर सही है। ठीक है, दूध तथा पानी का मिश्रण कोलाइडल विलयन का उदाहरण जो कि टिंडल इफेक्ट को दर्शाता है, इसलिए कथन 4 भी क्या हमारा सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, जब कमरे में किसी छोटे छिद्र से प्रकाश की किरणें आती है तो कमरे की धूल और कार्बन कणों का द्वारा फैला दी जाती है, जिससे किरण का मार्ग दिखाई पड़ता है। यानी जो झोपड़ी में जो आप देखते होंगे, जो छेद के जिस छेद में, जैसे कि फूस में जो छेद रहता है, उससे लाइट आपको लगातार आपको दिखता है, यानी प्रकाश का मार्ग दिख पा रहा है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल मिला हुआ है। क्वेश्चन यही कर रहा है, जस्ट अभी जो बोल रहे हैं। अब कहता है निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, नंबर ए टिंडल इफेक्ट, नंबर बी प्रकाश का विकिरण, नंबर सी प्रकाश विद्युत प्रभाव, और नंबर डी इनमें से कोई नहीं। प्रकाश का विकिरण तो नहीं होगा, रेडिएशन तो अलग चीज होता है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, टिंडल इफेक्ट हो जाएगा आंसर हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हो गया हमारा।
क्वेश्चन नंबर 4 कहता है जब कमरे में किसी छोटे छिद्र से प्रकाश की किरण आती है तो कमरे की धूल और कार्बन कणों द्वारा फैला दी जाती है जिससे किरण मार्ग दिखाई पड़ता है। ये तो हमारा हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित प्रक्रियाओं पर विचार कीजिए। जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच होता है कि नहीं, ब्लड टेस्ट, और आप देखे होंगे कि प्रयोगशाला में ये सब जांच होते रहता है, ये आप देखे होंगे। तो रक्त और मूत्र की जो जांच होती है, दूसरा पहले पढ़ते हैं, डेयरी तथा घर में क्रीम से मक्खन निकालना। जो देखते होंगे जो दूध वगैरह किसी कंटेनर में है और उसमें जो स्पिंडल जो डालते हैं, इससे क्या होता है, वो तेजी से घूमता है ऐसे ऐसे करके, और जिससे क्या होता है, क्रीम हमारा निकल जाता है। थर्ड पॉइंट देखते हैं कि कपड़े धोने की मशीन में भीगे कपड़े को सुखाना। आप देखते होंगे जो वॉशिंग मशीन होता है, उसके जिसमें कपड़ा धोते हैं उसके बगल वाला जो होता है, जो ड्रायर होता है, उसमें भी कपड़ा तेजी से घूमता है। ये तीनों ही जो है, जो आपको इफेक्ट दिखता है, वो किसका एग्जाम्पल है? उपयुक्त प्रक्रियाओं में कौन सी प्रक्रिया अपकेंद्रण यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन, देखिए एक होता है सेंट्रीपीटल, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपीटल मतलब देखिए क्या होता है। सेंट्रीफ्यूगल है यहाँ पे, सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होता है कि केंद्र की ओर से लगने वाला जो बल होता है, अगर केंद्र की तरफ से किसी चीज को अगर हम अट्रैक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं यहाँ पे। सॉरी, ये सेंट्रीपीटल कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ये आपका है, ये अभिकेंद्रण बोलते हैं इसको, अभिकेंद्रण, इसको कि हम लोग कहते हैं सेंट्रीपीटल बोलते हैं, सेंट्रीपीटल। जबकि केंद्र की तरफ से, जबकि केंद्र से जो दूर लगने वाला जो बल होता है, जैसे मान लीजिए केंद्र से जो दूर लगने वाला जो भी बल होगा, अगर कोई चीज केंद्र से दूर जा रहा है, इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं हम लोग अपकेंद्रण। अगर केंद्र से कोई चीज दूर जा रहा है, यानी कि बाहर से लगने वाले जो बल होते हैं, उसको हम लोग अपकेंद्री बल कहते हैं। और इसी प्रक्रिया के कारण आप देखते होंगे जो ब्लड टेस्ट होता है, तो वो देखते होंगे ग्लास से ऐसे ऐसे करते रहता है। क्यों करता है? ताकि जो ब्लड जो क्लॉइड करेगा, थक्का जब जमेगा, उसके पार्टिकल्स वो देख पाए। इसी प्रकार से यूरिन टेस्ट में भी सेम यही होता है, और बाकी जो प्रोसेस है सब में ऐसे। इसलिए देखते हो जब घूमता होगा तो साइड से हवा तेजी से मारता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी क्रोमेटोग्राफी से संबंधित है? क्रोमेटोग्राफी की बात बोल रहा है। क्रोमेटोग्राफी तो आप लोग समझ चुके होंगे, किसको कहते हैं? क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? क्रोमेटोग्राफी का मतलब होता है कि किसी मिश्रण से अगर कोई पार्टिकल्स आपको अलग करना है, निकालना है, कोई चीज मिक्स है और उससे अगर कोई चीज आप निकालते हैं, उस विधि को क्या बोलते हैं? क्रोमेटोग्राफी। जैसे मान लीजिए कोई बहुत सारा रंग मिला हुआ है और उससे अलग अलग रंग निकालना है, इस रंग को हम क्या कहते हैं? क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है, डाई में से रंगों का पृथक करना। कोई डाई मतलब कलर किया हुआ है और उससे अलग अलग रंग निकाल रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटोग्राफी करते हैं। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, प्राकृतिक रंगों में से पिगमेंट को अलग करना, यह भी सही है हमारा। रक्त से नशीले पदार्थों को अलग करना, ब्लड से जो नशीला पदार्थ है, जैसे कोई ड्रग वगैरह कोई लिया हुआ है, अगर आप उसको निकालते हैं तो इसको भी हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। अच्छा, धातु शोधन के दौरान लोहे को अलग करना, ये बिल्कुल अलग चीज है। देखिए ये जो तीनों आप देख रहे हैं, ये अपने आप में ये रासायनिक प्रक्रिया था। ये क्या था हमारा? रासायनिक प्रक्रिया, यानी कि ये अपने आप में केमिकल प्रोसेस था। जबकि धातु जब शोधन होता है, जब लोहा उसको पानी से धोया जाता है ताकि उसके गंदगी को हम रिफाइन कर पाए, तो ये अपने आप में क्या है? ये हमारा है भौतिक प्रक्रिया, भौतिक प्रक्रिया। जबकि क्रोमेटोग्राफी अपने आप में क्या है? रासायनिक प्रक्रिया है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3, यानी 1, 2 और 3 हमारा ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, थोड़ा इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। यहां भी देखिए कह रहा है कि क्रोमेटोग्राफी किसी मिश्रण से घटकों को अलग करने की विधि है। इस विधि से रंगों को पृथक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो केवल एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं।
समझ में आया? जैसे एक ही प्रकार की विलायक मतलब क्या होता है, जैसे पानी में घुला हुआ अलग अलग रंग है, उसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन से क्रिस्टलीकरण विधि के अनुप्रयोग हैं। अब सबसे पहले देखिए क्रिस्टलीकरण क्या होता है। क्रिस्टलीकरण एक ऐसा प्रोसेस होता है जब किसी सॉलिड मटेरियल यानी कि सॉलिड से उसका वेस्ट को हम निकालते हैं। किसी ठोस पदार्थ से जब उसके वेस्टेज को निकालते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या है, समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करना। अब जो नमक आता है, समुद्र का जो जल है, आप देखते हैं उसको फिर वेपराइजेशन करते हैं, वाष्पीकृत करते हैं, और वाष्पीकृत करने के बाद क्या बचता है, हमारा नमक बचता है। तो समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक, चूंकि जो नमक हम प्राप्त करते हैं वहां पे हमको शुद्ध करना पड़ता है, ये क्रिस्टलाइजेशन है। बिल्कुल सही बात है। नमक से कपूर को अलग करना। अब नमक है और कपूर है, दोनों मिला देंगे तो कपूर तो ऑटोमेटिक क्या होगा, उड़ जाएगा। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इसको सब्लिमिलेशंस कहते हैं, यानी कि ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ऊर्ध्वपातन, सब्लिमिलेशंस। और सब्लिमिलेशन का मतलब होता है कि जब कोई सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट किसमें हो जाए, गैस में हो जाए, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्लियर हुआ आपको? तो ये वाला सही है, ये वाला क्या हो गया हमारा, गलत हो जाएगा। अशुद्ध नमूने से फिटकरी को अलग करना, ये भी सही बात है, बिल्कुल हमारा सही बात है। और वायु से विभिन्न गैसों को अलग करना, ये तो नहीं है। वायु से विभिन्न गैसों को तो आप मतलब अलग नहीं कर सकते हैं, इस प्रोसेस से तो नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 सही हो जाएगा और 3 सही हो जाएगा। यानी आपका ये वाला क्वेश्चन नंबर ये 7वां नंबर का बी हो जाएगा सही आपका। ठीक है, इसका थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पे इसका व्याख्या थोड़ा सा देखिए। कहता है क्रिस्टलीकरण एक ऐसा विधि है जब ठोस पदार्थों को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। इस विधि से क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से अलग कर दिया जाता है। इसलिए प्रक्रिया 1 और 3 क्रिस्टलीकरण के अनुप्रयोग हैं, जबकि प्रक्रिया 2 ऊर्ध्वपातन अभी जस्ट आपको बताया। और अच्छा नंबर 4 देखिए, जब आपको क्या बताए थे अभी, जब किसी गैस से वेस्ट मटेरियल निकालते हैं, जब किसी सॉलिड से वेस्ट मटेरियल निकाल लेते थे, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते थे क्रिस्टलिफिकेशन। जब किसी गैस से वेस्ट मटेरियल निकालते हैं उसको कहते हैं प्रभाजी आसवन। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं प्रभाजी आसवन विधि। प्रभाजी आसवन विधि यानी इसको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं। याद रहेगा, जब किसी सॉलिड से हम वेस्ट निकालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलिफिकेशन बोलते हैं। जब किसी गैस से हम वेस्टेज मटेरियल निकालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रभाजी आसवन। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि प्रभाजी आसवन विधि क्या है, तो क्या बोलेंगे, यह एक ऐसा विधि है, इस विधि के प्रयोग के द्वारा वायु से गैसों को अलग कर किया जाता है, और इसी माध्यम से जितने सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं और पेट्रोलियम प्रोडक्ट से जो मटेरियल हम अलग अलग निकालते हैं, ये भी अपने आप में क्या है, प्रभाजी आसवन तरीका ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में कौन से परिवर्तन होते हैं। तो सिंपल बात है, भौतिक है, रासायनिक है, ए तथा बी है, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसमें। रासायनिक प्रक्रिया और भौतिक प्रक्रिया तो जानते होंगे। जैसे मोमबत्ती जब जलता है तो मोमबत्ती जलने के दौरान मोमबत्ती का जो साइज है या जो इसका जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी यानी मात्रा, वो भी घटेगा। ठीक है, लेकिन जो मोम बचता है उसका फिर से हम रीयूज कर सकते हैं। मात्रा घटता जरूर है लेकिन खत्म नहीं होता है। इसलिए देखिए भौतिक परिवर्तन तो है। भौतिक परिवर्तन किसको कहते हैं कि जब कोई भी पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाए और फिर वापस दूसरी अवस्था से पहली अवस्था में चेंज हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको फिजिकल चेंज कहते हैं। केमिकल चेंज में अगर कोई मटेरियल एक, जैसे कि मान लीजिए जैसे लिक्विड है, ये मान लीजिए जैसे दूध से अगर हम दही में कन्वर्ट करते हैं लेकिन ये दोबारा दही से दूध नहीं बन सकता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब कन्वर्ट होता है तो फिर वापस दोबारा दूसरे स्टेट से पहले स्टेट में नहीं आ सकता है। जबकि भौतिक परिवर्तन में जैसे मान लीजिए कि कोई आइस है, बर्फ है, बर्फ से हम वाटर कन्वर्ट हो जाएगा।
और दोबारा हम क्या कर सकते हैं, वाटर से आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों ही उत्तरदायी है। इसलिए हमारा जो आंसर है वो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा हमारा। ठीक है, उम्मीद करते हैं अब सारा क्वेश्चन हो गया हमारा। ठीक है, तो आज के चैप्टर में हम लोग जो मेन जो टर्म्स देखे, जैसे प्रभाजी आसवन क्या होता है, क्रिस्टलिफिकेशंस क्या होता है, भौतिक प्रक्रिया क्या होता है, रासायनिक प्रक्रिया क्या होता है, ये सारा चीज आपका चैप्टर नंबर 2 का कंक्रीट था। तो आप देखिए कम समय में अगर आपको रिवीजन करना है क्वेश्चंस के साथ, तो समय चूंकि अभी ज्यादा बचा नहीं है, इसलिए ये तरीका हम लोगों को अपनाना पड़ा है। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, बाकी फिर जो तीसरा चैप्टर है वो आपको हम कल ला के देते हैं, कल इस पे वीडियो बनाते हैं।